जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं संदीप कुशवाहा एब्सोल्यूट एजुकेशन सेंटर की तरफ से आप सबके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडियन हिस्ट्री इन ब्रीफ। इंडियन हिस्ट्री के आज पहले लेक्चर में आप सबका स्वागत है। इसमें हम इंडियन हिस्ट्री के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। देन वी विल डीप इनटू द एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल एंड एट द लेटर स्टेज विल डिस्कस मॉडर्न हिस्ट्री। लेट्स बिगिन विद द today's lecture. Okay students, so as you can see the topic here, overview of Indian history. तो क्या है overview? तो बहुत आसान तरीके से समझते हैं थोड़ी सी देर में कि overview में क्या क्या चीज़ें हम जानने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि अगर हिस्ट्री को समझना है तो थोड़ा सा हमको टाइमलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं आज आप सबको इस लाइन के राइट साइड पे 2026 में शिफ्ट करूं तो आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि ये हम हिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं। 2026 का जैसे ईयर चल रहा है, अगर मैं आपसे बात करूं और आपको ये सोचने में मजबूर करूं कि 2026 साल हो चुके हैं, बट किस चीज़ को? तो अगर हम थोड़ा सा बैकडेट जाते हैं और ये महसूस करते हैं कि जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये सोर्सेस कहाँ से आए, किसने बताया हमको? हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, बुक्स से पढ़ते हैं, लेकिन शायद से कोई व्यक्ति या कोई भी ऐसी जीवित चीज़ नहीं है जो हमें बताती है कि आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले या 4 साल पहले क्या हुआ था। आपके घर में अगर कोई भी बहुत पुरानी चीज़ होगी तो हो सकता है मुश्किल से 70, 80, 100 साल पुरानी चीज़ हो। अगर आपके ग्रैंडफादर भी हैं तो वो भी आपको केवल 100 ईयर्स का ही इतिहास बता सकते हैं। तो हमें बाकी चीज़ें कैसे पता लगती हैं? तो हिस्ट्री में हम लोगों के पास सोर्सेज होते हैं। हम सोर्सेज के थ्रू ये जान पाते हैं कि कब क्या हुआ था। आप सबने ये तो ज़रूर सुना होगा कि एक टाइम था जब 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, यानी कि 2000 का ईयर, क्योंकि ये आपके लिए बहुत रिसेंट है। आप अपने बड़े भाई बहन या अपने माता पिता से पूछेंगे तो ये इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ 2000 तो था। अगर हम थोड़ा सा और बैक डेट जाते हैं तो आप सब हर साल 15 अगस्त को 1947 से इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि 1947 वॉज ऑल्सो देयर। हमारे पास एविडेंट फैक्ट्स हैं, उसके एविडेंसेस हैं, जैसे कि गांधी जी के बारे में आपने सुना है, लिटरेचर प्रेजेंट है और साथ साथ में बहुत सारे बुक्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और हिस्ट्री में बैकडेट जाते हैं तो आप महसूस करोगे कि 1600 के आसपास हमने बुक्स में पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में। तो अगर हम इस टाइमलाइन को ऐसे ही बैकवर्ड्स जाते रहते हैं तो हम महसूस कर पाएंगे कि ये डेट्स एक ना एक दिन जाके कहीं ना कहीं जीरो के आसपास रिलेट करेंगे। तो क्या हमें सच में ये बात पता है कि जीरो कैसे था, यानी कभी जीरो ईयर भी रहा होगा? और अगर था तो फिर वो लोग कौन थे जिन्होंने बताया कि ये जीरो है क्या? हम सब ने बुक्स में पढ़ा हुआ है, अर्लियर इट वाज सेड लाइक दैट दिस इज द बिफोर क्राइस्ट एरा एंड दिस इज एमनो डैमिनो एरा, बट नाउ इट इज मेड अ रिलीजियस बायसनेस जो इसमें था उसको हमने खत्म कर दिया है। एंड नाउ जीरो के पहले का जो टाइम पीरियड है उसे हम पढ़ते हैं बिफोर कॉमन एरा, और उसके बाद के टाइम पीरियड को हम पढ़ते हैं कॉमन एरा। बट अभी भी सवाल वही है कि ये जीरो कहाँ से आया, और अगर जीरो था तो किन लोगों ने ये जीरो डिफाइन किया? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना भी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है 1600 सेंचुरी के बाद, वी विल टॉक अबाउट रेनेसांस एंड रेनेसांस एज, वो सब ब्रिटिशर्स ने प्रोवाइड किया या यूरोपियन कल्चर से आया है। तो जो यूरोपियन कल्चर्स ने हम सबको मॉडर्न एजुकेशन दिया है बेटा, ये मॉडर्न एजुकेशन उनके रिलीजियस सेंटेक्स से आया है। मेरा मतलब ये है कि जो ब्रिटिशर्स हैं या यूरोपियंस हैं, दे आर लार्जली क्रिश्चियन प्रैक्टिसिंग पीपल, एंड इन देयर रिलीजन फेथ जो क्रिश्चियनिटी है उसमें जीसस क्राइस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड बिकॉज ऑफ द सेम रीजन बेटा, जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके बर्थ को दे मार्क एज द मेडिवल पीरियड। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें या क्रिश्चियनिटी की बात करें तो उनके लिए जीरो के पहले जो कुछ भी हुआ है दैट इज कंसिडर्ड एज एंशिएंट टाइम पीरियड, एंड जीरो के बाद जो कुछ भी हुआ है दैट इज नोन एज मेडाइवल या मिडिल एज पीरियड। और मेडाइवल उनका 1600 के आसपास खत्म होता है व्हेन द रेनेसां एज कम, जब कैथोलिक रिफॉर्मेशन होता है। विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विथ यू इन द अपकमिंग लेक्चर्स। सो 1600 के बाद दे सेड
that they have entered into the modern age. बट बेटा इंडियन हिस्ट्री में हम इस तरीके से मेडिवल पीरियड को नहीं पढ़ते, बट बताने का मतलब ये था कि जो ये जीरो का टाइम पीरियड है, ये कहीं ना कहीं क्रिश्चियंस के बायसनेस या उनके रिलीजन सेंट्रिक, उन्होंने, अब हम लोगों ने इस चीज को क्यों एक्सेप्ट किया बेटा, बहुत सोचने की बात है। एक समय का ऐसा टाइम था कि जब 1600 1700 टाइम पीरियड में जो यूरोपियंस हैं, दे वर एक्चुअली रूलिंग ओवर द वर्ल्ड। अगर हम स्टैंड अलोन ब्रिटिशर्स की बात करें तो वही केवल सिर्फ 100 से ज्यादा देशों पर राज कर रहे थे, बाकी यूरोपियंस भी, एंड दे हैव अ लार्जली क्रिश्चियन फेथ। अगर एक हम लूज पॉइंट समझें कि अगर हमने दुनिया पे कब्जा किया होता मेडिवल टाइम पीरियड में, तो शायद राम का जन्म या जो हम वैदिक एज को बोलते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज आवर मेन टाइमलाइन, एंड वी कैन ट्रेस द सेम थिंग ऑल्सो। अभी हम थोड़े समय बाद पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में साका डायनेस्टी का, साका क्लैन के बारे में हम पढ़ेंगे, तो दे हैव ऑल्सो मेड देयर ओन कैलेंडर, जिसे हम विक्रम संवत कैलेंडर कहते हैं। एंड बहुत सारे हिंदू ट्रेडिशन या हिंदू रिलीजन्स में हम लोग अपने उस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, बट दुनिया नहीं फॉलो करती, इसलिए हमें ग्लोबली एक्सेप्ट करना पड़ता है दैट वी आर इनटू द 2026। बट अगर हम अपने हिंदू कैलेंडर की माने तो 2026 से आगे लगभग 75 ईयर्स हम लोग उसमें आगे चल रहे हैं, एंड आवर न्यू ईयर कम्स ऑन अप्रैल, एंड दैट्स व्हाई हमारे जितने भी ऑफिसेज या गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो काम होते हैं या स्कूल इनमें आप सबका, वो अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड सेशन एंड ऑन मार्च, बिकॉज आवर न्यू ईयर कम्स ऑन अप्रैल। बट जो हम अभी कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, दिस इज जॉर्जियन कैलेंडर, ये लगभग 1300 के आसपास किया बनाया गया था। ओके, विल मूव फॉरवर्ड। हमारा मेन पर्पस इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है। मैं आपको ये टाइमलाइन समझा रहा था कि जो आज 2026 यानी अप्रोक्सीमेटली 2000 साल बीत चुके हैं, ये जीरो के बाद के हैं, लेकिन क्या जीरो के पहले दुनिया नहीं थी? थी, और आज हम उसी हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। इवन इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन, जैसे कि आपने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन सुना होगा, विल डिस्कस दैट थिंग। वी विल डिस्कस इजिप्शियन सिविलाइजेशन, और वी विल डिस्कस चाइनीज सिविलाइजेशन। होंगहो रिवर के पास में, यांगजे रिवर के पास में, जो होंगहो रिवर के पास में, येलो रिवर बोलते हैं बेटा, उसके पास में सिविलाइजेशन थी, चाइनीज सिविलाइजेशन विल डिस्कस। आपने यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर के बारे में सुना होगा, देयर वाज द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। नाइल रिवर के पास में आपने सुना है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, एंड द वेरी फेमस एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन विल डिस्कस। लेकिन बेटा हिस्ट्री इस जीरो के पहले से भी बहुत पहले स्टार्ट होती है। सर कितना पहले? आइए देखते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि इंडिया में जो ट्रेसेबल हिस्ट्री है, बेटा हम इतिहास को वो हिस्ट्री मानते हैं जिसके सोर्सेस प्रेजेंट है, जिसके हमारे पास लिटरेचर नहीं तो एटलीस्ट कोई सोर्सेज में, जैसे कि बेटा आपके आर्कियोलॉजिकल साइट्स आती हैं, कोई स्टोन है, स्कल्पचर है, केव्स हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो हमें आइडेंटिफाई करवाती है कि उस वक्त क्या होता था, तो उस हिस्ट्री को हम आज पढ़ने वाले हैं। बेटा अगर हम जीरो से काफी पहले जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1000 साल पहले के बाद से, और जीरो के 2500 साल के बाद से, और 10,000 साल बाद से, और लगभग 1 लाख ईयर्स बैक से, एंड वी कैन फाइंड वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रॉम 5 लाख ईयर्स एगो। तो इस हिस्ट्री को हम समझते हैं कि है क्या। अगर आप इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हो, या इनफैक्ट आप कोई भी चीज पढ़ना चाहते हो, तो आपको चीजों को क्लासीफाई करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन जरूरी है ताकि हम कैटेगराइज कर सकें और चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इंडियन हिस्ट्री में 1600 या ब्रिटिशर्स के आने के बाद से, यूरोपियंस के इंडिया में आने के बाद से 1947 तक, दैट पीरियड इज नोन एज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कॉलोनाइजेशन पीरियड आता है, और कैसे हम इन कॉलोनीज से आजाद हो पाए, यानी फ्रीडम स्ट्रगल की बात आती है, दैट इज द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। 1947 ऑनवर्ड जो कुछ भी आता है, दैट इज पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, वो एक रीसेंट टॉपिक में आता है। 1600 से पहले जहां पर 700 के आसपास, 700 AD, जीरो के बाद 700 साल से लेकर लगभग एक ओवरलैप है 1707 औरंगजेब की डेथ तक, दिस टाइम पीरियड इज नोन एज मेडिवल और द मिडिवल या मिडिल एज पीरियड। मेडिवल का मतलब मिडिल एज से होता है, यानी कि जो प्राचीन काल का इतिहास है और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको कहते हैं।
इंडिया इस मॉडर्न टाइम पीरियड को 0 से नहीं मानता जैसे यूरोपियंस मानते हैं। इंडिया इस टाइम पीरियड को 700 ऑनवर्ड्स मानता है। गुप्ता एरा के क्लैंस के डिसइंटीग्रेशन के बाद, उनके जब मिडिवल एज में जब इस्लामिक शिफ्ट आता है इंडिया की तरफ, जब रिलीजियस आते हैं और फिर इन्वेडर्स आते हैं, देन दे ट्राई टू सेटल इंडिया। तो विल डिस्कस मिडिवल हिस्ट्री इन डिटेल। मिडिवल हिस्ट्री में बेटा हम सबको पढ़ने को मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम द इन्वेजन, मोहम्मद गौरी और गजनी, देन वी विल डिस्कस दिल्ली सल्तनत लार्जली, एंड देन विल मूव टू मुगल एरा, एंड बाय द एंड ऑफ मुगल एरा we find that the Europeans have taken over the Indian power, and we will see the modern time period. So medieval age is from 700. So before 700 till 2500 BCE, before common era, is considered as ancient Indian history. यानी कि हम टाइमलाइन को डिफाइन करें तो 2500 साल जीरो से पहले यानी बिफोर कॉमन एरा से 700 कॉमन एरा यानी एडी तक जो कुछ भी है दैट इज नोन एज आर एंशियंट हिस्ट्री। बट बेटा ये एंशियंट हिस्ट्री जो है ये सिर्फ यहीं से शुरू नहीं होती है, हम इससे पहले भी पढ़ने वाले हैं कि ये हिस्ट्री कौन सी है जो 10,000 साल के बाद से या 5 लाख साल पहले से है। दिस हिस्ट्री इज नोन एज प्री हिस्ट्री एरा। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के बाद के लेटर स्टेज 1 लाख ईयर से 10 लाख ईयर को हम डिफाइन करते हैं प्रोटो हिस्ट्री में। एंड देन कम्स द लिथिक एज, इट मींस दिस इज नोन एज द पीरियड वेयर वी एक्चुअली नो कि क्या क्या हो रहा था इंडिया में। इस बात को बेहतर डिस्कस करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, दैट इज द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री टू अर्ली हिस्ट्री। सो क्या है प्री हिस्ट्री और वहां से लेकर अर्ली सिविलाइजेशन जो थी इंडिया में वहां तक की हम बातें आपसे करेंगे। ओके, विल डिस्कस। यहां पर आप देख सकते हो अ जर्नी थ्रू द स्टोन, ब्रॉन्ज एंड चारकोलिथिक एज। था क्या बेटा, सबसे पहला टाइम पीरियड है प्री हिस्ट्री का, उसे हम पैलोलिथिक एज कहते हैं। पैलोलिथिक एज या इसमें एक वर्ड आता है लिथिक। लिथिक का मतलब बेटा स्टोन होता है। स्टोन मतलब एक ऐसा एज जहां पर स्टोन्स ही हमारे लिए सबसे बड़े सोर्सेज हैं। आइए इसको समझते हैं और बेहतर तरीके से। सो हियर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एराज। सो जैसा मैंने बेटा आपको बताया था, यू कैन सी हियर, सबसे पहले हम प्री हिस्ट्री को पढ़ते हैं। प्री हिस्ट्री जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, इसमें पैलोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक रेवोल्यूशन जैसे एजेस आते हैं। विल डिस्कस क्या होता है नियोलिथिक रेवोल्यूशन। ये सबसे बड़ा टाइम पीरियड था व्हेन ह्यूमन सिविलाइजेशन बिकम समवेयर वेरी मच सिविलाइज्ड। एक्चुअली सिविलाइजेशन का मतलब ही होता है कि जहां पर जो लोग हैं दे जनरेट अ सिविक सेंस। एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर जो उनकी कैरिनल एक्टिविटीज हैं, ब्रेन का डेवलपमेंट होना, वो विकास होना यहाँ पर हमको विजिबल होता है। प्रोटो हिस्ट्री एक ट्रांजिशन पीरियड है प्री हिस्ट्री से हिस्ट्री की तरफ। ट्रांजिशन फेज ऑफ अनडिसाइफर्ड रिटन रिकॉर्ड्स लाइक इंडस वैली एंड चारकोलिथिक एज। ये वो टाइम पीरियड है जहां पर हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स तो मिलते हैं, बट ऐसे रिटन रिकॉर्ड्स हैं जिनका डिसाइफर नहीं किया गया आज तक, जिनको आज तक पता नहीं आएगा कि वो क्या लिखा हुआ है। जैसे कि आपने बचपन में क्लास 6 में जब पढ़ा था, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट मिलती है वो पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की है। पिक्चर पे बेस्ड कुछ सिंबल्स हैं और काफी ज्यादा सिंबल्स हैं जिनको आज तक हम लोग डिकोड नहीं कर पाए। अगर डिकोड कर पाएंगे तो शायद से बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। तो हम डिसाइफर नहीं कर पाए, हम इन्फ्लुएंसेस निकालते हैं और इन्फ्लुएंसेस के थ्रू हमें पता लगता है कि क्या था उस वक्त के लोगों का रहने का तरीका और बाकी चीजें। विल डिस्कस हियर। सो आप एक बार टाइमलाइन देख लीजिए। सबसे पहले आपको मैं बताया था कि पैलोलिथिक एज आता है, फिर मीजोलिथिक एज आता है, फिर नियोलिथिक एज आता है। बेटा देखो, इसमें नियो, मीजो और पैलोलिथिक जो है इसका आप मतलब समझ सकते हैं कि जो इस टाइम पीरियड के स्टोन्स थे वो बहुत ज्यादा रफ हुआ करते थे और बहुत ज्यादा बड़े होते थे शेप में। अभी हम आपको आगे पिक्चर्स दिखाएंगे, आप देख पाएंगे कि काफी रफ और बड़े स्टोन्स हुआ करते थे। मतलब उस वक्त के लोग शायद से हंटिंग या गैदरिंग करने का ही लार्जली काम करते थे और वो भी उसमें रिफाइनमेंट नहीं था उनके अंदर। बेटा आप उस वक्त की लाइफ को समझ पाएंगे। आप महसूस करिए कि आप डेली सुबह उठ रहे हैं, लेकिन इस बार आप बैग लेके स्कूल नहीं जा रहे हैं। आप अपने भाले को, पत्थर को, उसको घिस रहे हैं ताकि आप एक बड़े से जानवर के पीछे भाग सको। अगर आप एक सिंगल अर्नर हो तो लाइफ उस समय काफी टफ रही होगी,
कि सुबह सुबह एक आदमी उठता है, अपने भाले को खींच रहा है, पत्थर को, और फिर वो एक बड़े से जानवर के पीछे भागता है। और लाइफ टफ क्यों थी? उसे पता है कि अगर मैं भाग रहा हूं और अगर इस जानवर को नहीं मार पाया तो जो मेरी भागने में एनर्जी जाएगी, इसका मतलब मेरा सर्वाइवल और एक खतरे में आ जाएगा। और शायद से अगर वो नहीं मार पाया तो उसकी वजह से उसके बच्चे, जो परिवार हैं, क्योंकि सोसाइटी डेवलप हो चुकी थी इस टाइम पे, दे वर नोमैडिक पीपल, दे वर नॉट द सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बट दे वर हंटर एंड गैदरर्स। एंड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो किसी बड़े से जानवर को मारे और देन देयर फैमिली विल सर्वाइव। अब काफी बच्चे कहेंगे सर मतलब नॉनवेज खाते थे, बेटा कह सकते हैं, लेकिन दैट वाज द टाइम। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ज्योग्राफी कैसी है, आपकी सराउंडिंग कैसी है, उसके हिसाब से लोग अपने कल्चर, रिलीजन और प्रैक्टिसेस को स्टैब्लिश करते हैं या कस्टम्स बनाते हैं। आइए देखिए, सो पैलेolithic एज 5 लाख साल से लेकर 10,000 साल तक, यानी कि ये ट्रेसेबल हिस्ट्री है वो 10,000 साल के बाद स्टार्ट होती है। अच्छा, ये 10,000 साल BCE में आ रहे हैं, मींस 2,000 साल लगभग सर और बीत चुके हैं, यानी कि हम बेटा 12,000 साल पुराना इतिहास के डिस्कस कर रहे हैं। आपने 12 दिन पहले क्या खाया था, कहाँ घूम रहे थे, शायद से आपको याद नहीं होगा, लेकिन इतिहास इतनी अच्छी चीज है जहां पर हमारे पास कुछ सोर्सेज आते हैं कि 12,000 साल पहले हम कैसे थे। तो यहाँ लिखा हुआ है, फायर डिस्कवरी, नोमैडिक हंटिंग, क्वार्टाइज हैंड आइक्स एंड स्कार्पर्स वर द टूल्स दैट वर यूज्ड दैट टाइम। यहाँ पे बेटा एक वर्ड आया है फायर डिस्कवरी। यस, इंसान ने ये तो पता लगा लिया था कि फायर है क्या, लेकिन उसे कंट्रोल करना नहीं सीखा था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप नोटिस करना, दैट वाज अ नियोलिथिक एज, जहां पर लोग सेटल्ड एग्रीकल्चर्स में थे। इससे पहले जंगलों में कहते हैं आग शायद लग जाती होगी, लेकिन उसे कंट्रोल करना नहीं आता था। लोग क्या करते थे, लोग प्रे करते रहे होंगे, रिलीजियस उसको एंगल देते रहे होंगे, लेकिन फायर को कंट्रोल करना, एग्रीकल्चर करना, फार्मिंग करना, हम पढ़ेंगे। मेहरगढ़ वाज द फर्स्ट साइट जहां पर हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि एग्रीकल्चर हुआ था। और अगर आपसे कभी कोई सवाल पूछे तो पूरे वर्ल्ड वाइड सीरिया वाज द फर्स्ट कंट्री जहां पर पहली बार राइस कल्टीवेशन या फिर वीट ग्रो किया गया था। तो जो सुमेरियन रीजन था, सीरिया और अपर साइड का पार्ट जो ईरान के ऊपर आता है बेटा, वो हिस्सा है जहां पर वर्ल्ड ने पहली बार, और आज देखिए वहां पर किस तरह के युद्ध चल रहे हैं और किस तरह के हालात हैं। लेकिन एक टाइम था जब वो फोर रनर थे कल्चर सिविलाइजेशन के, दे वर नोन एज क्रेडल ऑफ देयर सिविलाइजेशन। हम बात करते हैं मेसोलिथिक एज की। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, यही टूल्स का शेप बेटा छोटा हो गया, यानी कि नाउ दे कैन कैरी दैट टूल इन देयर हैंड्स और दे कैन कैरी विद देम सो दैट इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर देम। सो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगिन हो गया, क्योंकि बेटा हमें मेसोलिथिक टाइम की कुछ साइट्स मिलती हैं। साइट्स जैसे कि भीमबेटका केव्स। भीमबेटका केव्स बेटा एक ऐसी साइट है जहां पर हमें पिक्चर्स मिलती हैं, और उस पिक्चर्स में देखने मिलता है कि एक आदमी है, वो किसी जानवर पर सवार है और उसके हाथ में भाला है। अब ये क्या दिखाता है, अगर आप किसी जानवर को राइड कर रहे हो, इट मीन्स कि आप उसका डोमेस्टिकेशन कर चुके हो। तो आप समझ रहे हैं कि हम कैसे इन्फ्लुएंसेस निकालते हैं फ्रॉम द पिक्चर्स, फ्रॉम द साइट। सो माइक्रोलिथ यानी कि टाइनी स्टोन टूल्स आ चुके थे, और ये बड़े बड़े स्कल्पचर्स या एक्सेस नहीं थे, ठीक है, कॉर्टाइज्ड, या फिर आपने ऐसे देखा होगा एक डिजाइन आती है इस टाइप के टूल्स की, इस टाइप के टूल्स हुआ करते थे पहले, ये इस टाइम पीरियड के। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द नियोलिथिक एज। ये सबसे ज्यादा, इसको नियोलिथिक एज नहीं कहते, इसे हम नियोलिथिक रेवोल्यूशन एज कहते हैं। रेवोल्यूशन क्या होता है, जब समाज में क्रांति आती है, बदलाव आता है, 360 डिग्री रोटेशन आता है सोसाइटी में, जब सोसाइटी बिल्कुल एडवांस स्टेज पे आती है। दैट वाज अ टाइम पीरियड, नियोलिथिक रेवोल्यूशन, जहां पर लोगों ने फायर को कंट्रोल करना सीखा। ये वही टाइम पीरियड है जहां पर लोगों ने व्हील्स इन्वेंट किए और उन्होंने उनके ट्रैवलिंग को काफी आसान बना दिया। अगर यहां से हम कहीं जा रहे हैं, डोमेस्टिकेशन हो चुका था। ये वही टाइम पीरियड है जब हमने टूल्स ऐसे इन्वेंट किए जो फार्मिंग में हेल्प करते हैं। बेटा आप समझ रहे हैं, सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट में कन्वर्ट होना इस सिविलाइजेशन के बूम का एक बड़ा सिंबल था। आज जो हम अपने आसपास सराउंडिंग देख रहे हैं, सोसाइटी देख रहे हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कि हमारे पास सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है। बेटा इस बात को हम और गहराई से समझते हैं, और ये थोड़ा सा रैशनल बात है, रीजनिंग की बात है समझने के लिए, कि जितनी भी चीजें आप अपने आसपास देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये सिर्फ एक ही कारण की वजह से हो रहे हैं कि हम सबके शरीर में, पेट के अंदर आग लगती है। अगर आपको भूख लगना बंद हो जाए बेटा, है ना, इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट, बट अगर आपको भूख लगना बंद हो जाए तो हम महसूस कर सकते हैं कि सब इंसान शायद से बहुत शांति से रहेंगे, लोग कभी बाहर नहीं जाएंगे, कोई काम नहीं करना चाहेंगे। हम यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव है आर्म फोर्सेस, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना, या आप स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे,
तो आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, कोई काम क्यों कर रहा है, ताकि दे कैन अर्न एंड लिव अ गुड लाइफ। बट अर्निंग क्यों जरूरत है, ताकि आप फूड ला सको। द सर्वाइवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसी की वजह से सारे रेवोल्यूशन, सारे डिस्कवरीज आज के टाइम पे भी होते हैं। सो नियोलिथिक रेवोल्यूशन एज आप समझ पा रहे हो, एग्रीकल्चर सेटल्ड विलेजेस बनने स्टार्ट हो गए, पॉलिश्ड स्टोन्स आ गए और पोट्रीज मेकिंग वगैरह में भी काम होने लगा, यानी कि हमने बर्तन वगैरह बाकी चीजें आना स्टार्ट कर दिया। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं जो लार्जली बेटा स्कूल लेवल पे सिलेबस होता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन बताता है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा टाइमलाइन बताना चाहता हूं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जस्ट अ वेट, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो अभी हम पढ़ेंगे, तो सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है इंडिया की। इस सिविलाइजेशन का जो स्टार्टिंग था वो तो बेटा चारकोलिथिक एज में हुआ था, लेकिन जब ये एंड हुआ तब तक ब्रॉन्ज एज आ चुका था। ये यहां पर लिखा हुआ है ब्रॉन्ज एज आ चुका था। अब ये चारकोलिथिक और ब्रॉन्ज का मतलब क्या है बेटा, अब हम एंटर करने वाले हैं मेटल एज में। अगर हम थोड़ी सी माइथोलॉजी की माने और हम बिलीव करें कि वैदिक एज में जो ये युद्ध लड़े गए, हालांकि बेटा हिस्ट्री इसको डिफाई करती है, आपने कभी स्कूल टाइम पे महाभारत युद्ध वगैरह नहीं पढ़ा हुआ, बट आई विल सजेस्ट यू रीड अबाउट 10 राजन वॉर। 10 राजा, 10 क्लैंस थे, उनमें से एक भरत क्लैन था जिसके नाम पे भारतवर्ष पड़ा है। हम सुनते हैं ना कि युद्ध हुए थे, और अगर युद्ध हुए थे बेटा तो तलवारों से हुए थे, यानी कि बाणों से हुए थे, तो यानी कि मेटलर्जी की नॉलेज आ चुकी थी। यस, दैट वाज अ टाइम पीरियड ऑफ ब्रॉन्ज एरा। इसको हम मेटल एज कहते हैं। ब्रॉन्ज एरा के बाद से मेटल एज स्टार्ट होगा, और तब वैदिक एज, और उसके बाद में हमारे बड़े बड़े महाजनपद बनना, और उसके बाद में जो मॉडर्न डायनेस्टी का आपने सुना है वो सब चीजें आएंगी, और फिर आगे हिस्ट्री चलती है। तो कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन के चलते हुए चारकोलिथिक एज आता है। चारकोलिथिक एज का ही एक पार्ट है बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके। बट ये स्टार्ट तो चारकोलिथिक एज में हुआ, नहीं कहते एंड होते होते ब्रॉन्ज एज आ गया। एक थोड़ा सा फन फैक्ट है, आप सबने कभी मूवी देखी है, मोहनजोदड़ो मूवी आई थी, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, उसमें बहुत फेमस एक्टर हैं अपने ऋतिक रोशन की मूवी थी, और उस मूवी में बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया था कि एक व्यक्ति आता है फॉरेन से, उस समय पर्शिया से हम लोग ट्रेड करते थे, हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में, और मेलुहा कहा करते थे हमको, हम लोग इंडियन लोगों को मेलुहा कहा जाता था वहां पर, और हम ट्रेड व्यापार करते थे। तो एक व्यापारी आता है, और बहुत उसमें दिखाया गया अच्छे से मूवी में कि वो एक हाथ में आके एक ऐसा छोटा सा हथियार रखता है, जैसे कि आजकल हम लोग AK-47 या बड़ी बड़ी बजूका गन्स का सप्लाई या स्मगलिंग करते हैं। तो उसमें उस तरह के दिखाया गया था कि ये देखो, ये शार्प एक नायाब चीज लेके आया हूँ, और इसको आप किसी को भी मारोगे तो उसका गला कट जाएगा, मतलब कोई शार्प मेटल रहा होगा। तो वो चीज एज अ प्रेस्टीज थी, एज अ प्रिविलेज थी उस टाइम पे, सॉरी, एज अ प्रिविलेज टूल माना जाता था। तो ये उस तरह के डिपिक्शन उस मूवी में दिखाया गया, और इसी तरह की चीजें आप यहाँ पर देखेंगे। ओके बेटा, सो जो हम आज डिस्कस कर रहे थे अर्बन प्लानिंग एंड ट्रेड, आपको ये मैं PDF अपने डिस्क्रिप्शन पे और लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से भी रिसीव कर सकते हैं। दैट इज द पैलियोलिथिक एज नोमैडिक हंटर्स। तो आप देख सकते हैं इनका लाइफ स्टाइल, तो लाइफ स्टाइल कैसा था, दे वर नोमैडिक, केव ड्वेलर्स थे, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर फॉर सर्वाइवल। नेचर मींस जो कुछ भी आसपास आपको बाकी जानवर वगैरह मिल रहे हैं उन पे। अगर आप इनके स्टोन्स देखेंगे जो हमें मिलते हैं, ये सब काफी लार्ज हैं। ये बेटा स्टोन्स पत्थर के बने हुए हैं, बट पैलियोलिथिक एज के जस्ट मेसोलिथिक एज के टाइम पे ही कुछ हमको स्टोन्स और साथ साथ में बोन्स का भी यूज देखने को मिलता है एज अ टूल। बेटा ये टूल्स इंपॉर्टेंट इसलिए, जैसे आज देखिए अगर हमें कोई प्रोडक्शन करना है तो बड़ी बड़ी मशीन्स लगानी पड़ती है। अगर हम एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी हार्वेस्टर और थ्रेशर मशीन्स आ चुकी, इसलिए कर पा रहे हैं। तो ये टूल्स इंपॉर्टेंट सोर्सेज हमारे लिए तो हैं, लेकिन उस वक्त के टाइम पीरियड के लोगों के लिए ये बड़े ही कह सकते हैं कि जैसे आज हमारे पास डिफेंस सिस्टम है या गन्स हैं, टैंक्स हैं, वैसे ही एज अ टेक्नोलॉजी इनके लिए थी। और ये आपके पास में है, आप देख सकते हैं। आपको जो याद करना है बेटा, दैट इज द इंडियन साइट्स। ये आपके हर एग्जाम में डायरेक्टली आता है। सो द पैलियोलिथिक एज इज भीमबेटका केव, जो कि MP में है। वर्ल्ड फेमस रॉक शेल्टर शोइंग अर्ली ह्यूमंस लाइफ। सोहन वैली है पंजाब में, और हुंगसी कर्नाटक में है। और ये सब पैलियोलिथिक साइट्स के वो साइट्स हैं जहां से हमको इस टाइप के पत्थर वगैरह बहुत एबंडेंस में मिलते हैं। विल मूव टू मेसोलिथिक एज। बेटा हमने ये ट्रांजिशन और इनोवेशन फेज को देखा। मेसोलिथ का मतलब जहां पर थोड़े से माइक्रो टूल्स आते हैं, है ना। तो ये एडिटर जल्दी बेटा देखो ना, बाद में हम आपको PDF में प्रोवाइड कर देंगे। सो क्लाइमेट शिफ्ट हुआ, आइस एज एंड हुआ, इस टाइम पे वार्मर क्लाइमेट आया,
जिससे फ्लोरा और फना फ्लरिश करते हैं। इनके लाइफस्टाइल में हंटिंग, शिफ्टिंग टू स्मॉलर एनिमल्स, अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखने को मिलता है। एंड टूल्स जो इस टाइम पे थे वो माइक्रोलिथ्स थे। लिथ मतलब पत्थर और माइक्रो मींस छोटे, है ना। वुडन हैंडल्स फॉर एरोज, इस टाइप की चीज मिलती है, मतलब बाण वगैरह हमको देखने को मिलना स्टार्ट हो गए थे इस टाइम पीरियड में। ये साइट्स आदमगढ़ है एमपी में, और ये बाकी साइट्स हैं जो हमको मिलती हैं। विल मूव टू द न्यूलिथिक एज, डॉन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि इस समय पे हमारे पास में इतनी टेक्नोलॉजी थी कि हम फार्मिंग वगैरह कर सकते थे। नाउ द पीपल हैव स्टार्टेड सेटलिंग। सर सेटलिंग का क्या मतलब है? बेटा अगर आप एग्रीकल्चरलिस्ट हो, अगर इनको ये नॉलेज आ गई कि ये मैं बीज या मैं ये पेड़ यहाँ पर लगाऊंगा और फिर ये ग्रो कर जाता है, तो बेटा इसके लिए आपको पता है कि टाइम लगेगा। तो कहते हैं कि पहले जो नोमैडिक हंटर्स थे, केव से दूसरे केव तक जाते थे, फिर एक टाइम ऐसा आया कि लोगों ने देखना स्टार्ट किया, ऑब्जर्व करना किसी ने स्टार्ट किया हुआ, और कहते हैं न्यूलिथिक एवोल्यूशन में जितनी भी चीजें हुई हैं वो एक्सीडेंटली हुई हैं। फायर को कंट्रोल करना ये भी एक्सीडेंटली रहा होगा, और पहिए बनाना ये भी एक्सीडेंटली रहा होगा। ऐसे ही कहते हैं कभी किसी ने देखा होगा कुछ खा के फेंका होगा और वहां से कोई नया पेड़ निकला। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई ये पेड़ तो अगर यहाँ पर फार्मिंग हो रही है तो 2 से 3 महीने रुकना पड़ेगा। अब रुकना है तो लोगों ने अपने आसपास की जंगल के जानवरों से बचने के लिए कहीं ना कहीं बैरिकेटिंग बनाए होंगे ना, फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर की छोटा सा हम बना लेते हैं, उसके अंदर अपनी फैमिली और अपने ट्राइब्स को हम अच्छे से रखेंगे। तो ये सब चीजें इस टाइम पे हुई, जिसकी वजह से सेटल्ड विलेजेस बने। इन्वेंशंस ऑफ पोटर्स व्हील, स्टोरेज ऑफ सरप्लस ग्रेन, यस सबसे इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्शन तो हुआ अच्छे टूल्स की होने की वजह से। बेटा अगर हम कोई भी खेत को तैयार करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो खेत को तैयार करने के आपको बहुत सारे टूल्स चाहिए, जिससे आप उनको टिलिंग कर सकते हो, खेत की जुताई कर सकते हो, फिर उसमें आपको सीड्स ग्रो करने पड़ेंगे, फिर आपको बाकी चीजें और फिर हार्वेस्टिंग करना, निकालना। तो ये सब चीजें बेटा इस टाइम पे करने की वजह से सरप्लस गेन कैसे हुआ? सरप्लस गेन हुआ क्योंकि लोग कम थे खाने वाले, उस समय इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी और फूड प्रोडक्शन ज्यादा था बेटा। टूल के टाइप्स कैसे थे? हाईली पॉलिश्ड ग्राउंड स्टोन टूल्स विद शार्पिंग कटिंग एजेस, इन्हें जंगल के पेड़ काटने का मौका मिला, सेटल्ड होने का मौका मिला। तो ये टाइम पीरियड में हुआ हर चीज। मेहरगढ़ साइट जो कि पाकिस्तान में है, ये अर्ली न्यूलिथिक फार्मिंग साइट है व्हीट और बार्ली की, ठीक है बेटा। एंड कुछ बिहार में साइट्स हैं एंड कश्मीर में साइट्स हैं, यू कैन सी एंड यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स इन द पीडीएफ आल्सो। सो नेक्स्ट चारकोलिथिक पीरियड है, यूज ऑफ मेटल एज। यस, अब मेटल्स का यूज ना यहाँ से स्टार्ट होगा। सो चारकोलिथिक एज में टेक्नोलॉजी में काफी बड़ा शिफ्ट आ चुका था। कॉपर के टूल्स थे और स्टोन के इंप्लीमेंट्स थे, यानी कि ऐसे हथियार मिलेंगे जिसमें पत्थर कम और मेटल ज्यादा यूज हो रहे हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह की चीजें आ रही हैं इसमें। तो ये आपके चारकोलिथिक एज में है जहां पर कॉपर का यूज हो रहा है, एंड वी हैव एंटर्ड द मेटल एज। रूरल फार्मिंग कम्युनिटीज थी, रिलीजियस कल्चर, रीजनल कल्चर्स डेवलप होना स्टार्ट हुए, डिस्टिंक्ट पेंटेड पोट्रीज आई, ब्लैक वेयर एंड रेड वेयर, ये हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलता है। एंड मेजर साइट्स जो है बेटा मालवा और अहरबनस राजस्थान में है। और विल डिस्कस दिस रिलीजियस पॉलिसी, मदर गॉडेस का कॉन्सेप्ट और कैसे ये जो चीजें को प्रैक्टिस करते थे। दिस ऑल विल कम इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने बताया आपको कि चारकोलिथिक एज जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है। सो नाउ विल डिस्कस एंड मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन।